Hello people, Hare Krishna, welcome or welcome back to my YouTube channel Becoming Proactive with सौम्या अग्रवाल। तो आज का वीडियो जो है वो एक थ्योरी रिवीजन होने वाला है एक चैप्टर का सीए फाइनल एएफएम का। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं रिलेटेड टू ऑडिट और दो वीडियोस थ्योरी चैप्टर्स की एएफएम की ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मैं ये ज़रूर आपको बोल सकती हूँ विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये जो एएफएम की थ्योरी वीडियोस है ना, ये मैंने क्योंकि पर्सनली खुद यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सर्च करने की कोशिश करी थी एंड आई कुड नॉट गेट द प्रॉपर वीडियो जो मुझे सारी चीज़ें एक स्टोरी की तरह एक फ्लो में याद करा दे। तो वो चीज़ मैंने खुद से डिस्कवर करी और आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो जिस तरह से मैंने ये सब प्रिपेयर किया था मैं उसी तरह से आपके सामने ये लेकर आई हूँ। तो अगर आपको एएफएम की थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आराम से अपने नोट्स को यूज़ करके मेरी वीडियोस को देखो। आई एम श्योर, आई एम गिविंग यू गारंटी कि ये वीडियोस देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर अच्छे से याद होगा, प्रोवाइडेड आपने वीडियोस को स्पीड अप करके नहीं देखा होगा और फोकस के साथ सुना होगा। तो यही कंडीशन इस वीडियो के लिए भी रहेगी। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिविजन ऑफ चैप्टर 1 ऑफ एएफएम एंड दैट इज फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। इससे पहले मैंने सिक्योरिटाइजेशन एंड स्टार्टअप का, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना टू रिसीव अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि सीएफओ का क्या एडवांस्ड रोल हो गया है। तो सीएफओ का क्या रोल है, एक तरह से यही टॉपिक का नाम है। तो ये आपको ऐसे भी आ सकता है कि सीएफओ का आप रोल बताओ, या फिर ये भी आ सकता है कि ट्रेडिशनल रोल से किस तरह से एडवांस हो गया है अब वाला जो रोल है। या फिर इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रेडिशनली जो सीएफओ का रोल था वो सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए था। मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिखती रहूंगी। सो ट्रेडिशनली जो रोल था सीएफओ का वो क्या था? इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब आपने ही कोई कंपनी खोली आज के टाइम में, तो आप सिर्फ यही अपना एक ऑब्जेक्टिव रख सकते हो क्या कि मुझे सिर्फ अपनी कंपनी में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है? कंसीडर योरसेल्फ दैट यू आर द सीएफओ ऑफ एनी कंपनी और आपको जो है, क्या सिर्फ यही रोल आपका रहेगा कि सिर्फ आपको वेल्थ ही मैक्सिमाइज करनी है? क्या अगर आप सिर्फ ये अपना ऑब्जेक्टिव रखोगे तो क्या उसके साथ आपकी कंपनी ग्रो कर जाएगी? नो, बिकॉज इतना सारा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, एआई का जमाना आ गया है। उस वजह से क्या है, उस वजह से सीएफओ का रोल भी क्या हो गया है, एक्सपैंड हो गया है। ठीक है। तो इस टॉपिक में कुछ ऐसे आपको स्टोरी की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये बात हो रही है कि किस तरह से सीएफओ का रोल एक्सपैंड हो गया है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपैंड हो गई हैं। तो अब उनको क्या क्या करना पड़ेगा? अब इनको ना रिस्क भी मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं इनकी कंपनी में। उसके अलावा आपको ये चीज़ भी देखना होगा कि आपका सप्लाई चेन किस तरह से है। आपने कंपनी तो बना ली, बट अगर आपकी सप्लाई चेन ही प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं करेगी तो आपका प्रोडक्ट ना तो ठीक से मैन्युफैक्चर हो पाएगा और ना ही डिजायर्ड कस्टमर तक पहुंच पाएगा। दैट इज वाई यहाँ पर भी सीएफओ का रोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके अलावा कब आपको मर्जर करना है, किसके साथ मर्जर करना है, क्या आपको एक्विजिशंस करने हैं या फिर आपको किसी तरह अपनी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो करनी है या नहीं करनी है, दिस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द रोल ऑफ सीएफए ओनली। उसके अलावा हर एक सब्जेक्ट में आपका इन्होंने ऐड कर दिया है ईएसजी। तो ईएसजी फाइनेंसिंग भी, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि इन्वायरमेंट को, गवर्नेंस को, सोशल इम्पैक्ट्स को ध्यान में रखो, तो ईएसजी में आप कितना फाइनेंस कर रहे हो, तो ये सारी चीजें भी अब सीएफओ को देखनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि सीएफओ किस तरह से लीडरशिप रोल ले रहे हैं कंपनी की वैल्यू क्रिएशन में। तो इनका लीडरशिप रोल जो है वो कंपनी की वैल्यू क्रिएशन में किस तरह से है कि वो अब सिर्फ और सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में कोई रिस्क है वो भी मैनेज करेंगे, सप्लाई चेन को भी मैनेज करेंगे, मर्जर एंड एक्विजिशन को भी देखेंगे और ईएसजी जो कि हर एक सब्जेक्ट में इन्होंने ऐड कर दिया है उसको भी देखेंगे। तो पुराने जमाने में सीएफओ का रोल सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन था, बट आज के टाइम में इतने सारी चीजें जो हैं उसके साथ कंपनी को डील करना पड़ता है और उसका टेक केयर कौन करता है, सीएफओ करता है। सो दिस वॉज द टॉपिक नंबर 1। आई होप कि अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आराम से लिख लोगे। नाउ हम चलते हैं अब दूसरे टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। किस तरह से आप स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हो।
फाइनेंशियल मतलब पैसे का डिसीजन मेकिंग, सो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। अब क्या हुआ ना, चलो इसको एक स्टोरी से कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है। ये है, लेट्स नेम हिम राम। ठीक है, ये राम है। अब इसको क्या हुआ ना, इसके जो पापा थे बहुत पैसे वाले थे, तो ये गया और बोला अपने पापा से कि पापा मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है और आप मुझे क्या दे दो, मुझे पैसे दे दो। तो उसके पापा ने पैसे दे दिए इसको क्योंकि उन पे बहुत पैसा था। ठीक है, अब राम पे पैसे तो आ गए, तो अब वो उन पैसों का करेगा क्या? वो सिर्फ उन पैसों को अगर बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी काम में लगा देगा, तो क्या आपको लगता है कि वो जो भी काम उस पैसे से स्टार्ट करेगा वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उसको देखना होगा कि उसको अपना पैसा किस स्ट्रैटेजी में अप्लाई करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी उसको लगाना चाहिए, सो दैट उसका पैसा जो है वो सही तरह से यूज हो पाए। उसके अलावा उसको ये भी देखना होगा कि वो जो है, चलो इस केस में तो राम के पापा के पास में बहुत पैसे थे तो उसको सारे पैसे अपने पापा से मिल गए, बट जरूरी तो नहीं है हर कोई राम जितना रिच हो। तो उस केस में ये चीज भी देखनी होती है कि हम पैसा लाए कहाँ से, हम पैसा किन सोर्सेज से अरेंज करें। उसके अलावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैनेज कैसे करोगे अपने पैसे को। तो ये तो चाहे अच्छा पैसे वाला हो चाहे जिस पे पैसे ना हो वो हो, एक बार पैसा आ गया तो उसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये एस्पेक्ट जो है, ये तीनों ही एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो अगर राम कंसीडर कर लेता है तो उसका बिजनेस जो है वो अच्छे से रन कर पाएगा। तो ये क्या है? ये है आपके बिजनेस के फंडामेंटल्स। तो आपको राम की स्टोरी ध्यान रखनी है, राम को एक बिजनेस स्टार्ट करना था और उसके लिए राम को तीन फंडामेंटल्स का ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये जब पैसा आ जाएगा तो उसके साथ में इसको कुछ और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी डिसीजंस भी लेने होंगे। क्या क्या? फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, या फिर आप कह सकते हो की फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी 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 डिसीजंस क्या क्या है? तो देखो ये चार डिसीजंस है आपके। क्या क्या है? सबसे पहला आपका डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, ये नहीं है ना। सेकंड डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फोर्थ डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। थर्ड डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन और फोर्थ डिसीजन है पोर्टफोलियो डिसीजन। देखो, अभी मैंने आपको दिखाई थी कि ये तीन क्या है, हमारे फंडामेंटल्स हैं बिजनेस के। तो राम के पास तो बहुत पैसे था राम के पापा के पास, इसलिए उसको सारा पैसा उसके पापा ने दे दिया। बट जिन लोगों पे पैसा नहीं है वो लोग क्या करेंगे? वो फाइनेंसिंग करेंगे। तो थोड़ा तो हो सकता है कि उनका खुद का हो, दैट मीन्स इक्विटी हो, और थोड़ा हो सकता है कि उन्होंने उधार लिया हो, डेट हो। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस की फाइनेंसिंग डिसीजन में बात होती है कि कितना डेट टू इक्विटी रेशियो हमें रखना है, और भी हम और चीजें, मतलब जो अपने रेशियोज पढ़े फाइनेंशियल रेशियोज की जो उसका होता है, तो वो ही सारे डिसीजंस इस फाइनेंसिंग डिसीजन में लिए जाते हैं। उसके अलावा अनदर चीज आती है जो कि ऑफ कोर्स राम को भी करना पड़ेगा, कि क्या उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं, मतलब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। देन डिविडेंड में ये आता है कि आप कितना डिविडेंड जो हो वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे और कितना डिविडेंड आप री इन्वेस्ट करोगे। तो ये डिसीजन किसके अंडर आ जाता है? डिविडेंड डिसीजन के अंदर। और उसके बाद में आता है आपका पोर्टफोलियो डिसीजन। अब पोर्टफोलियो डिसीजन क्या होता है ना, पोर्टफोलियो डिसीजन भी सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको किस किस जगह अपना पैसा जो है वो लगाना है, आपको अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है। तो ये सारे डिसीजंस जो होते हैं, जो हम पैसे से डिसीजंस ले रहे हैं कि इन पैसों का हमें करना क्या है, वो होते हैं आपके फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी डिसीजंस। दैट मीन्स कंपनी ये सोचती है कि इस पैसे के साथ हम क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नवंबर 24, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना। अभी तक हम लोगों ने क्या करे हैं? अभी तक हम लोगों ने तीन टॉपिक्स कर लिए हैं। सबसे पहले कि सीएफओ का क्या रोल था, फिर उसके बाद में क्या क्या फंडामेंटल्स हैं बिजनेस के, और इसी में ही फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी डिसीजंस क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी डिसीजंस क्या क्या है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड पोर्टफोलियो डिसीजंस। ठीक है, नाउ हमारी जो है यहाँ तक बात हो गई थी पैसों की। अब हमारा जो है थर्ड टॉपिक क्या है ना, बिकॉज सेकंड टॉपिक में ही दो टॉपिक थे तो इसलिए मैंने बोला था तीन, बट एक्चुअली हमारे सिर्फ दो ही टॉपिक हुए हैं अभी तक। तो थर्ड टॉपिक है कि हमारे डिफरेंट हायरार्की लेवल्स पर क्या क्या डिसीजंस रहते हैं।
सो डिफरेंट हायरार्की लेवल्स पर क्या क्या डिसीजंस रहते हैं। तो हमारी 3 लेवल्स होते हैं किसी भी हायरार्की में। पहला लेवल होता है कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा होता है आपका बिजनेस लेवल, और तीसरा होता है आपका फंक्शनल लेवल। ठीक है, ये 3 आपके लेवल्स होते हैं किसी भी हायरार्की में। अब हर जगह क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें लगानी है दैट आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो पहला लेवल होता है कॉर्पोरेट वाला लेवल, इसमें क्या होता है ना, इसमें हम ये देखते हैं कि हम जो है इन किस टाइप के बिजनेस को हम सेलेक्ट करें जिसमें हमें कॉम्पीट करना है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। जैसे कि राम था, वो क्या कर रहा था, बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, तो उसने स्ट्रैटेजी लगा के ये डिसीजन लिया कि मुझे किस चीज का बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये जनरली बात करता है कि किस टाइप के बिजनेस में कंपनी को कम्पीट करना चाहिए। उसके लिए इसको 3 चीजें कंसीडर करनी होती है। क्या क्या? सबसे पहले तो सूटेबिलिटी, देन फीजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। सूटेबिलिटी, फीजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब कि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस बिजनेस में, या फिर आपके पास में उस चीज के रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, तो वो बिजनेस आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो दैट मीन्स क्या वो बिजनेस आपके लिए सूटेबल है। अगर आपका मेरा इंटरेस्ट जो है वो क्रिएटिविटी में है, तो मैं अगर कोई भी बिजनेस क्रिएटिविटी वाला स्टार्ट करती हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, दैट विल बी मोर सूटेबल फॉर मी। बट अगर कुछ लोगों का जैसे टेक में इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग अगर वो वाला बिजनेस करेंगे तो दैट वुड बी मोर सूटेबल फॉर देम। या फिर यहाँ पर और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज का, नॉलेज का, तो दैट डिपेंड्स ऑन दैट। उसके अलावा फीजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? फीजिबिलिटी का मतलब हुआ रिसोर्सेज है या नहीं है। तो सूटेबिलिटी में एक तरह से हुआ कि वो क्या आपकी नॉलेज को सूट कर रहा है या नहीं, इंटरेस्ट को सूट कर रहा है नहीं। और फिजिबिलिटी मतलब चलो आपने डिसाइड कर भी लिया, तो क्या आपके लिए वो पॉसिबल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो बिजनेस आइडिया आप लेकर आ रहे हो उस जगह पे वो वहां पे यूज ही ना हो पाए। ठीक है, उसके अलावा एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी में जनरली क्या चीज कवर होती है कि मॉरल ग्राउंड्स तो कहीं आपके ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, या फिर उस बिजनेस में बहुत सारा रिस्क है। ये तीनों चीजें जब आप कंसीडर कर लेते हो, तो फिर आप डिसाइड करते हो कि आपको जो है क्या बिजनेस सिलेक्ट करना है। इसमें सिर्फ बिजनेस की शुरुआत में ही नहीं, इवन थ्रू आउट द बिजनेस पे जब हम बिजनेस रन करते हैं, तो कॉर्पोरेट लेवल ये डिसाइड करता है कि मुझे ये वाला पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या मर्जर डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बेसिकली जो टॉप लेवल होते हैं किसी भी बिजनेस की, वो जो भी डिसीजन लेते हैं, की डिसीजन, वो यहाँ पर बात हो रही है। देन बिजनेस यूनिट या बिजनेस लेवल पे क्या बात होती है? बिजनेस लेवल पे बात होती है कि किस तरह से हम जो डिसीजन टॉप वाले कॉर्पोरेट लेवल के लोगों ने लिए हैं, उसका हम प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन कैसे करें। अब प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ? जो भी इन लोगों ने ऑन पेपर हमको चीज दी है, उसका हम रियल में कैसे लेकर के आएंगे। तो ये जनरली मैनेजर्स होते हैं यहाँ पर। उसके बाद में आता है आपका फंक्शनल लेवल, विच इज डेफिनेटली द मोस्ट क्रूशियल लेवल, बिकॉज इनके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस करते हैं और वैल्यू चेन बनाते हैं। फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस और वैल्यू चेन। और इसमें क्या होता है, जो भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स में रिसोर्सेज होती हैं, जिस जिस वजह से क्या है, कॉर्पोरेट लेवल के या बिजनेस लेवल के डायरेक्शन या कॉर्पोरेट लेवल के आइडियाज सच में एग्जीक्यूट हो पाते हैं, तो वो ये लेवल देखती है। सो दिस वाज अगेन अ इजी क्वेश्चन, बट ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कि क्या क्या लेवल्स होते हैं, क्या क्या हायरार्की लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। यहाँ पर आपकी 3 टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। अभी चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, जस्ट बियर विद मी फॉर 5 मिनट्स और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। तो अनदर टॉपिक इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब यहाँ कितनी सारी चीजें मिक्स हो रही है ना। सबसे पहले तो हमने सीएफओ के रोल की बात कर ली थी, फिर हमने फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस पढ़ लिए, फिर हमने क्या पढ़ा था कि क्या क्या की फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, उसके बाद में हमने पढ़ा कि क्या क्या डिफरेंट हायरार्की लेवल्स होते हैं। तो अभी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हो तो गई ना, तो फिर ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? तो देखो, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी डिसीजन जो थी, वो आपकी अलग अलग चीजों की बात कर रही थी, कि मतलब हाँ डिसीजन मेकिंग की ही बात हो रही थी कि आप जो वो कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे उसके लिए डिसीजन लोगे, देन आप क्या डेट से करोगे क्या इक्विटी से करोगे उसका डिसीजन लोगे, वहाँ डिसीजन की बात हो रही थी। अब यहाँ पे एक्चुअली जो पैसा आएगा, जैसे राम पे जो पैसा आएगा, वो उस पैसे को किस तरह से प्लान करेगा, उसकी बात हो रही है। तो ऑब्वियसली हम वो सारे डिसीजन इसमें यूज करेंगे, बट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बस चेंज हो जाती है, कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो ये क्या है ना, ये एक ऐसी अप्रोच रहती है, आपके पास भी अगर पैसा है या आपने भी पैसा इकट्ठा करा है, तो ऑब्वियसली आपकी क्या अप्रोच रहेगी अपने पैसे को लेके? तो आपकी अप्रोच यही रहेगी, सिस्टमेटिक अप्रोच आप इस तरह से लगाओगे कि आपको जो है जितना भी पैसा आप लगा रहे हो, उससे क्या हो,
आपकी जो है अम, आपकी जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो पाए, फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कि जैसे आपका पैसा है आपके केस में, उनका क्या हो पाए, मैक्सिमम यूज हो पाए, मैक्सिमम यूज, राइट। और ये आप किस तरह से करोगे, ये आप करोगे फाइनेंशियल टूल्स को यूज करके। अब फाइनेंशियल टूल्स में ना वो सारी चीजें आ गई जो हमने फाइनेंशियल डिसीजंस में ली थी, जैसे बजटिंग करना, फोरकास्टिंग करना, या फिर ये देखना कि हमें कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट, कितना डिविडेंड हमें देना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई फाइनेंशियल टूल्स, बिकॉज अगर यही चीजें आप गलत ले लोगे तो आप इस पैसे को ठीक से नहीं यूटिलाइज कर पाओगे। एंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाओ। नाउ फाइनेंशियल गोल आपका क्या रहेगा, फाइनेंशियल गोल आपका रहेगा कि मुझे जो है मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो यानी कि जो भी मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूज हो पाए, और वो मैं कैसे करूंगी, फाइनेंशियल टूल्स का यूज करके, जिससे कि मुझे क्या अचीव हो पाए, मेरे फाइनेंशियल गोल्स। तो ये जो मैंने आपको अंडरलाइन करा है ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स, फाइनेंशियल गोल्स, ये सारे क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉम्पोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपके ना फाइनेंशियल प्लानिंग की ही दो चीजें कवर हो गई। एक तो मीनिंग, तो मीनिंग क्या है, एक ऐसा सिस्टमैटिक अप्रोच जो कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करके, फाइनेंशियल टूल्स का यूज करके आपको हेल्प करता है टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स। अब इसी में ही ना एक और टॉपिक निकल के आता है फाइनेंशियल प्लानिंग में ही, कि क्या आउटकम्स हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि आउटकम्स पूछ रहा है या कॉम्पोनेंट पूछ रहा है। तो आउटकम्स क्या है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के ना आपके तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, तीन आउटकम्स हैं। एक है आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, लाइक सपोज आपने सोचा कि मुझे जो है इस बिजनेस से 10 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, तो ये क्या हो गया, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। देन दूसरा हो गया आपका फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से ही आप क्या करते हो, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर पाते हो, जो हमने पढ़ी भी है बहुत सारे डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, पोर्टफोलियो डिसीजन। तो इससे आपको ये पता लगता है कि क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और उसका क्या हमें एक कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। जैसे सपोज आपने क्या करा, फाइनेंशियल प्लानिंग से ये चीजें यूज करें कि ये जो मेरा पैसा है मुझे ये टूल्स यूज करके मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। अब वो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहेगा, इस साल डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना, बांटना है तो कितना बांटना है, ये सारी चीजें, मतलब आप ये वाली चीज फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद ही कर पाओगे। तो वो यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद में थर्ड आउटकम फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या रहता है, कि आप जो हो फाइनेंशियल मेजर्स देख पाते हो, दैट मीन्स योर रेशियोज एनालिसिस। तो यहाँ पर किसकी बात होती है, यहाँ एनालिसिस की, रेशियोज की, कैश फ्लो की। बेसिकली आप क्या करते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू आप इवेलुएट कर पाते हो कंपनी का परफॉर्मेंस। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको फटाफट सम अप कर लेते हैं, बिकॉज उसके बाद सिर्फ दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सीएफओ का क्या रोल था। तो इस टॉपिक में तो कुछ भी इतना नहीं था, कि सीएफओ का रोल सिर्फ पहले वेल्थ मैक्सिमाइजेशन था, और अब क्या है, अब सप्लाई चेन है, रिस्क मैनेजमेंट है, मर्जर का है, और ईएसजी वाला है, राइट। तो ट्रेडिशनल रोल से ऐसे डिफरेंट हो गया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि आपकी फंडामेंटल्स क्या होते हैं बिजनेस के। तो फंडामेंटल्स आपके होते हैं, एक तो स्ट्रैटेजी, दूसरा फाइनेंस, और तीसरा मैनेजमेंट। तो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। फिर उसके बाद में आपकी क्या, फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजंस क्या क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी डिसीजंस, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। तो ये है फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और पोर्टफोलियो। उसके बाद में फाइनेंशियल प्लानिंग, नहीं, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या डिफरेंट हायरार्की लेवल्स होते हैं। तो कॉर्पोरेट लेवल, देन बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल, और उनके क्या क्या डिसीजन होते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ा। और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो इनका था कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंपोनेंट्स है रिसोर्सेज, टूल्स और गोल्स। और दूसरा आउटकम, आउटकम में क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंशियल मेजर्स, जो कि हेल्प करते हैं टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। तो ये रिवीजन मैंने करवा दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टू टॉपिक्स। तो एक है आपका इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कि क्या इंटरफेस है फाइनेंशियल पॉलिसी का और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। तो देखो, सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है कि मनी ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और मनी ही आपका क्या है, एंड पॉइंट है। यानी कि पैसा लगाकर ही आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो,
और आपकी गाड़ी भी यही अटकती है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में ये चीज़ जो है, जब आप पैसा आपके पास आ जाता है तो आपके लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वो हो जाती है कि आपको क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब पैसा लेने के लिए, एक तरह से नॉट पैसा आ जाता है, पैसा लेने के लिए कहाँ कहाँ से मतलब आप पैसा लोगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस, और किस तरह से आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओगे, कितना डेट रखोगे, कितनी इक्विटी रखोगे। उसके बाद में जो है, उसके बाद में आपको जो है ये देखना होता है कि आप इस पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे और कहाँ कहाँ एलोकेट करोगे। तो अगर मैं आपको बताऊँ, ये इंटरफेस ऑफ स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो ये 3 पॉइंट्स तो देखो यही सारे हो गए जो हमारे स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजंस में, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी डिसीजंस में हमने पढ़ा था। क्या-क्या की फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब ये सोर्स वाला, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था, और डिविडेंड डिसीजन, अब ये फोर्थ वाला पॉइंट आएगा, डिविडेंड पॉलिसी आपको क्या रखना है। डिविडेंड पॉलिसी आपको क्या रखना है जिससे कि स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस हो। और एक और था पोर्टफोलियो डिसीजन, तो वो यहाँ पर नहीं है। तो ये तीनों डिसीजंस जो हैं, ये तो आप देखो ये आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी डिसीजन से ही आ गए, ठीक है। अब इसके अलावा बाकी का एक पॉइंट बस और है कि फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती है, और अदर फाइनेंशियल पॉलिसीज के साथ ही रहेगी। तो ये वाला टॉपिक जैसे आपके बुक में भी अगर है ना, तो जस्ट अ सेकेंड, ये रिकॉर्ड हो भी रहा था। ये वाला टॉपिक ना मतलब ये बोलना है कि क्या इंटरफेस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का और फाइनेंशियल पॉलिसी का। तो वो यही है कि फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बिना नहीं चल सकती। तो यही है कि आप जो वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे अप्लाई करो फाइनेंशियल में। तो ये बहुत फालतू टॉपिक है, और ये अगर आपकी बुक में है तो इसको इस तरह से याद कर लो कि जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं ना उसी का ही आपको लैंग्वेज थोड़ा सा बस चेंज करके लिखना है, कि जो फाइनेंशियल पॉलिसी है ना, दैट कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। और ये 3 डिसीजंस जो हैं, ये आपके जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी वाले जो डिसीजंस हैं उसी से ही आपके आ गए, कि क्या-क्या आपकी फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं और डिविडेंड डिसीजंस हैं, ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट वाला जो टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब एक तरह से, सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ऐसी ग्रोथ जो कि सिर्फ आज नहीं है, वो एक ऐसी ग्रोथ है जो आपकी सदियों सदियों तक चल सकती है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकदम से फास्ट होकर और हो गया काम, नो। आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ ऐसी है, जो ऐसी ग्रोथ है दैट इज नॉट टू फास्ट, नीदर इट इज टू फास्ट नॉर इट इज टू स्लो। एक ऐसी ग्रोथ जो लॉन्ग टर्म में चल सकती है। तो ये जो है ये इसलिए होता है सो दैट आपकी जो फर्म है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में हो पाए। तो क्योंकि क्या होता है, अगर बहुत फास्ट या बहुत स्लो ग्रोथ होती है तो वो एंटरप्राइज उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। इस वजह से हमको एक ऐसी फाइनेंशियल पॉलिसी बनानी है जिससे हम जो है सस्टेनेबली ग्रो कर पाए। उससे ये होगा कि हम जो एक हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ ले पाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बोले ना, 2-3 बार ये सुन लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अब नीदर टू फास्ट नॉट टू स्लो, लॉन्ग टर्म के लिए हमें देखना है, और ये हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ के लिए ये 3-4 लाइंस जो है ये याद रखने का, ठीक है। अब सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का एक न्यूमेरिकल भी आता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होता क्या है। तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट एक ऐसा रेट होता है जिस पर क्या होती है ना, मैक्सिमम ग्रोथ होती है। इट इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट, जिसकी वजह से क्या होता है, हम फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव कर पाते हैं। अचीव एट गिवन लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करे। तो एट गिवन लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो भी ग्रोथ होती है, इतना ही प्रॉफिट हमें मिलता रहे, मतलब इससे कम भी ना हो इससे ज़्यादा भी ना हो तो चलेगा, वैसी ग्रोथ रेट जो मैक्सिमम रेट होता है वो बोलते हैं हम सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। अब ये जो होता है ये हेल्प करता है ये जानने के लिए कि कितना ऐसा रेट है, क्या ऐसा रेट है जो अगर कंपनी किसी से पैसे बोरो ना करे तो वो मतलब खुद के दम पर कितना प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती है। तो जब फर्म को मतलब ये रेट मतलब एक तरह से ये रेट आपको ये हेल्प करता है कि बिना बोरो किए जो एग्जिस्टिंग फंड्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उससे आप कितना सस्टेन कर सकते हो। तो इसका जो है ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका होता है आरओई इंटू रिटेंशन रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटेंशन रेशियो, या फिर आप इसको 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो भी लिख रहे हो। तो कितने आपकी रिटर्न आती रहे और कितना आपका रिटेन रहे, मतलब उसका जो उसको मल्टीप्लाई करके रेट आता है, ठीक है। अब ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल है ये अज्यूम करता है कि कंपनी जो है टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो रख रही है, देन
सेल्स को इंक्रीज करना चाहती है और एक टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर रख रही है। अब यहीं पे ना दो अनदर क्वेश्चंस निकल करके आते हैं और वो क्वेश्चंस होते हैं कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाता है और क्या फैक्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत बार पूछे जाते हैं, मे 23 में भी पूछे गए थे। तो एक है व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल और एक होता है व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल। देखो ये चैप्टर ऐसा है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कहानी नहीं बना सकती हूँ, बट जो बाकी के दोनों चैप्टर्स हैं उसमें मैंने बहुत सारी स्टोरीज बनाई हैं। तो आई होप कि आप समझ रहे होगे, बट मुझे पता है कि आपको ये चैप्टर भी अच्छे से याद हो रहा होगा। अब सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हम जिंदा हैं यार, बस जिंदा हैं, काट रहे हैं अपनी जिंदगी को। और फाइनेंशियली सस्टेनेबल क्या हुआ? मस्त लाइफ चल रही है। मस्त लाइफ चल रही है मतलब बहुत सारा पैसा है हम पे और बहुत बढ़िया जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो एक है बस चल रही है, जिंदा है ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन सस्टेनेबल है। और फाइनेंशियली सस्टेनेबल है मतलब बहुत बढ़िया पोजीशन में। तो सस्टेनेबल मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने के लिए क्या क्या फैक्टर जरूरी है? तो जिंदा रखने के लिए एक तो क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को यही नहीं पता होगा कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या बिजनेस करना है, क्या उसको स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस लेने हैं, तो वो चल ही नहीं पाएगी। उसके अलावा उसके पास में एक एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और साथ में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, ऑफ कोर्स उसके पास एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए। देन वो जो है अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाए इन्वायरमेंट में, बिकॉज वो करेगी तभी तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल पाएगी। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन एनवायरमेंट। उसके अलावा वो अपने स्टाफ को रिटेन कर पाए, जो भी उसके पास में कॉम्पिटेंट स्टाफ है, बढ़िया स्टाफ है, उसको रिटेन कर पाए। उसके अलावा उसको आसपास के लोग का सपोर्ट मिलता रहे, दैट मीन्स कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता रहे। तो अगर ये 4-5 फैक्टर्स हो गए ना, तो कंपनी जो है जिंदा रह जाएगी, कंपनी बंद नहीं होगी। अब अगर आपको कंपनी को फाइनेंशियली सस्टेनेबल करना है, मतलब बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे लेके आना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो वो चीज यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो आपको एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम लानी होगी, सोर्स ऑफ इनकम मोर देन वन। देन दूसरा पॉइंट भी ऐसा ही है, वे ऑफ जनरेटिंग इनकम मोर देन वन। ठीक है, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम अगर होगा आपके पास में, तो इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी पैसा आ रहा है, दोनों जगह से पैसा आ रहा है। उसके बाद में आपकी पब्लिक इमेज बहुत बढ़िया होनी चाहिए, गुड पब्लिक इमेज हो। देन आपके पास में एक एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम हो, वो तो सस्टेनेबल के लिए भी था। उसके अलावा आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत अच्छी हो, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी इसका एक फैक्टर है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो अगर ये 4-5 फैक्टर्स आपके पास हैं, तो आप जो हो एक बढ़िया पोजीशन में रहोगे। आप बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे? अपनी फर्म को एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में लेकर आ पाओगे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि आप जो हो अपने दम पर इंडिपेंडेंटली कैसे मैनेज कर पा रहे हो या कंट्रोल कर पा रहे हो अपने फाइनेंसेस को बिना किसी एक्सटर्नल रेफरेंस के। तो इससे आप जो हो फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो जाते हो, आपको लोगों के आगे जो है बहुत ज़्यादा मन्नतें नहीं मांगनी होती कि हमें पैसे दे दो, और आप एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में, बढ़िया सिचुएशन में रहते हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बतानी है, शायद आपको प्रॉब्लम आए उसमें, SGR के फॉर्मूला में, कि रिटेंशन रेशियो इनटू ROE आपका SGR क्यों होता है। तो रिटेंशन रेशियो ये बताता है कि कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है, और ROE एक तरह से बताता है कि ओनर्स को कितना रिटर्न मिलेगा। तो गिवन लेवल ऑफ ROE और गिवन लेवल ऑफ रिटेंशन रेशियो से हम कितना ग्रो कर सकते हैं विदाउट बोरोइंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, तो वो रेट हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होता है। सो आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे। इनकेस याद नहीं हुए हैं तो एक बार शांति से, वीडियो खत्म हो ही गई है अब, तो आप अच्छे से पढ़ लो पूरा का पूरा चैप्टर। एक दो बार पढ़ोगे तो आई एम श्योर कि मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी। चाहे तो ये वीडियो दोबारा से देख लेना थोड़ा स्पीड अप करके, बट फर्स्ट टाइम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 1.25 से ज़्यादा मत करना। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और एक दो चैप्टर जो और बचे हैं अभी एफएम थ्योरी के, मैं वो भी ला दूंगी। ऑडिट के भी बहुत अच्छे अच्छे रिविजन आ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, उन सारी वीडियोस को देखना। और ऑडिट का एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर डल चुका है, उसकी भी सिर्फ 2 या 3 वीडियोस और आनी है। और सारे पास्ट एग्जाम पेपर्स दिसंबर 21 से लेकर के सेप्टेम्बर 25 तक तो मैं सारे कवर करा ही रही हूँ अलॉन्ग विद MCQ, तो वो जरूर देख लेना अपने ऑडिट की फर्स्ट रिविजन के बारे में। सो एंडिंग दिस वीडियो, wish you all the best for your upcoming exams.